हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम सिटीजनशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सिटीजनशिप को हमने काफी बारीकी से, काफी महत्वपूर्ण तरीके से उसके बारे में पढ़ा। आज की इस क्लास में हम सिटीजनशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक एक बार अपने पास पेन पेपर ले लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आज की क्लास का है, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? कौन सा पार्ट है जिसमें हमें प्रोविजंस मिलते हैं सिटीजनशिप के? सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिएगा एक बार। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबको बधाई है, भाग 2। संविधान का जो भाग 2 है, जहां पर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको देखने को मिलता है, इसमें हम नागरिकता के प्रावधानों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? बताएं सब लोग एक बार, क्या राइट आंसर होगा। और इसके साथ साथ मुझे यह भी बताएंगे कि यह प्रोविजन आपने लिया कहां से है। सब लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे कि इस प्रोविजन को आपने कहां से लिया है, किस जगह, किस देश से हमने इस प्रोविजन को उठाने की कोशिश करी। सभी लोग आंसर करें। हमारे यहां पर किस तरीके की नागरिकता पाई जाती है और हमने ये प्रोविजंस कहां से लिए हैं? वेरी गुड। साथियों, याद रखिएगा, हमारे यहां पर सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगी। हमारे यहां पर एकल नागरिकता का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा और एकल नागरिकता हमारे यहां पर देखने को मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट हमने दोस्तों कहां से उठाया है? तो याद रखें, ब्रिटेन से उठाया है। आप सबको पता होगा कि अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप का प्रावधान है। समझते हैं आप इस चीज को? इसका मतलब क्या है ड्यूल सिटीजनशिप का? इसका मतलब यह है कि हमारे अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जब संघीय स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास अपनी अलग पावर है, राज्य सरकार के पास अपनी अलग पावर है। राज्य ज्यादा पावरफुल हैं, तो राज्यों की अपनी अलग नागरिकता होती है और केंद्र की, सेंट्रल की अपनी अलग नागरिकता होती है। इसलिए अमेरिका का नागरिक डुअल सिटीजनशिप यहां पर कैरी करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एकल नागरिकता का प्रावधान आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत की नागरिकता के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं? वो कौन सा एक्ट है जिसमें सिटीजनशिप को लेकर व्यापक प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे? तो साथियों, आप सबको पता है, हम जब इसकी बात करते हैं तो आर्टिकल 11 में आप सबको पता होगा पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और उसी का एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो एक्ट ऑफ 1955 के आधार पर भारत की नागरिकता के संबंध में व्यापक प्रावधान दोस्तों देखने को आपको मिलेंगे। ये बात ध्यान रखें। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखते हैं इस बार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नागरिकता के अधिकारों का प्रबंधन करने की अंतिम शक्ति रखती है? देखिए, अल्टीमेट पावर अगर हम राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे इंडिया में, तो ये हमारी पार्लियामेंट के पास है। कौन बोलता है ऐसा? तो ऐसा बोला जाता है आर्टिकल 11 के तहत। आर्टिकल 11 हमारे संविधान का ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि सिटीजनशिप्स के जो राइट्स हैं उनको वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कानून बनाकर। बात समझ में आ रही है? इसीलिए पार्लियामेंट ने, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा, पार्लियामेंट ने इसीलिए आप देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इस एक्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं कि नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है और कितने तरीके से नागरिकता को छोड़ा जा सकता है, इसके बारे में जिक्र मिलता है।
बाकी आपको बताइए सिटीजनशिप जो एक्ट है उसको 6 टाइम्स अमेंड किया जा चुका है। एक बार 1986 में, एक बार 1992 में, एक बार 2003 में, एक बार 2005 में, एक बार 2015 में और एक बार 2019 में इसको अमेंड किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 तरीके दे रखे हैं, त्याग, समाप्ति और डेप्रीवेशन। आपको बताना है उपरोक्त में कितने तरीके से भारतीय नागरिकता खोने के अधिकार हैं, मतलब कितने तरीके हैं। तो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, सिर्फ एक तरीके से खो सकते हैं, 2 तरीके से या 3 तरीके से। तो आपको पता होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 3 तरीके से आप अपनी नागरिकता यहां पर जा सकती है, रिनंशिएशन के द्वारा, टर्मिनेशन के द्वारा, डेप्रीवेशन के द्वारा। इसके बारे में आपको पढ़ना है तो जो मैंने आपको थ्योरी की क्लास करवाई है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाए हैं, कॉन्सेप्ट की क्लास जो करवाई है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहला स्टेटमेंट इसमें है कि केवल एक नागरिकता और एक हमारा डोमिसाइल होता है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है केवल जन्म से ही कोई नागरिक राज्य का यहां पर सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, केवल जन्म से ही कोई नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है। तीसरा, यहां पर किसी विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि फॉरेनर को अगर एक बार नागरिकता मिल गई तो उसको डेप्राइव नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहां पर पहला स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है और हमारे 1 डोमिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, बाकी सेकंड, थर्ड ऑप्शन गलत है। तो दैट्स व्हाई आपके जो 4 ऑप्शन है इसमें से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI जिसे बोलते हैं, was entered in the Citizenship Act of India through an amendment in the year। देखिए, भारत के प्रवासी नागरिकों को श्रेणी को वर्ष किसमें एक संशोधन के माध्यम से भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया। देखिए, इसके लिए आप सबको पता होगा, यहां पर OCI को लेकर मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, 2005 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू आपको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की कैटेगरी को हमने सिटीजनशिप एक्ट में रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर एक्सप्लेनेशन कहां से देंगे, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थ्योरी क्लास देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है कि सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रिंसिपल है भारत ने कहां से लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से उठाया है साथियों, ब्रिटेन से उठाया है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। पहला, जो OCI है इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ये दूसरे देश के आपके नागरिक हैं, ये तो स्टेटमेंट सही है, अनदर कंट्री के सिटीजन हो गए। इसके बाद दूसरा है यहां पर कि OCI जो है वो OCI के पास मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा होते हैं इंडिया को विजिट करने के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है OCI इज एट पार विद NRIs इन ऑल मैटर्स, कि OCI सभी मामलों में NRI के बराबर है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। OCI सभी मामलों में जो NRI हैं उनके बराबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि OCI इज नॉट एंटाइटल्ड टू द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जो OCI है वो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन आपका OCI को लेकर गलत हो जाएगा, याद रखिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर बात सब लोगों को, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ग्रांट की है इंडियन सिटीजनशिप टू दोज तिब्बतन्स हु वर बोर्न हियर बिटवीन, जो तिब्बती इस ड्यूरेशन के बीच में पैदा हुए हैं उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन सिटीजनशिप को ग्रांट करने की बात की है।
तो याद रखें इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी तिब्बती दोस्तों बॉर्न हुए हैं यहां पर भारत में, याद रखिएगा उनको भारतीय नागरिक बोला जाए। ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? तो आपके ओवरऑल 10 क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके सिटीजनशिप से पूछे, बाकी तो आप कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लास से आराम से कर लेंगे। कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, एक बार आंसर करें। 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं? और साथियों याद रखेंगे 60 दिनों में प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ये आप लोगों की वर्कशॉप 14 अक्टूबर को 9 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर एमपीपीएससी में देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको अपडेट दे देता हूं। जो भी स्टूडेंट अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आप इसको स्कैन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे कोर्सेज चल ही रहे हैं, प्री और मेंस का कोर्स आपका चल रहा है, इसके साथ साथ मेंस एग्जाम का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कोर्स आपका चल रहा है, और इसके साथ साथ सीसेट का कोर्स आपका एमपीपीसीएस का चल रहा है। तो इन कोर्सेज में आपको अगर एनरोल करना है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे 96525904 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिटीजनशिप का भी जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त होता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होंगी तब आपका फंडामेंटल राइट्स को हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। मौलिक अधिकारों को आपका स्टार्ट किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से इस सेशन को एक्सेस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। चलिएगा, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।